हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय मयंक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी तक जितने भी वीडियो आए हैं वो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि मैथ का था, उसमें मैथ और रीजनिंग दोनों इंक्लूड हैं। यहाँ पे हम देखेंगे जो 63 बीपीएससी हुआ था उसके जो भी मैथ्स के पीवाई क्यूज हैं उनको हम देखेंगे। और हर साल बीपीएससी मैथ्स के 10 क्वेश्चंस आपसे पूछती है, जिसमें मैथ्स और एक या दो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्लास हमारा 7th क्लास है और इससे पहले 6 क्लास हो चुके हैं। ठीक, तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपका अपना पहला सेशन। ये पहले इस सेशन का पहला क्वेश्चन, और हम बढ़ते हैं 141 नंबर क्वेश्चन। हम देखते हैं, कह रहा है कि एक संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 मिलता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग दें तो शेषफल क्या हो जाएगा। ये जो है ये डिवाइड का है। डिवाइड के फॉर्मूले पूरे लगेंगे, जिसमें डिवाइड का एक फॉर्मूला होता है भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये तो आपको सबको पता होगा, सब लोगों को पता होगा। यहाँ पे जो भाज्य होता है, ये जैसे अगर हम भाग देने का भाग ऐसे ही दिया जाता है, तो ये जो होता है ये हमारा भाजक होता है, ये हमारा भाज्य होता है, ये हमारा भागफल होता है, और जो लास्ट में यहाँ पे बच जाता है वो हमारा क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है, तो हम यही कहते हैं कि भाज्य में भागफल से गुना करते हैं और शेष को हम जब ऐड करते हैं तो ये हमें भाज्य दे देता है। ठीक है, यही यहाँ पे बोला है कि 342 से भाग देने पर, यानी कि भाजक कितना है, भाजक हमारा 342 है, इसी से भाग देने पर शेषफल हमको कितना मिल रहा है, शेषफल हमको 47 मिल रहा है, यानी कि हमको शेषफल कितना ऐड करना है, शेषफल 47 ऐड करना है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग दे, तो यहाँ पे अगर हम भागफल देखें तो भागफल हमको नहीं पता है और ना ही भाज्य पता है। तो भागफल को अगर हम x मान लेते हैं कि x, तो ये पूरा का पूरा हमारा भाज्य हो जाएगा, पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। अगर हम इसको मिटा दें, इसको हम मिटा दें, इसको हम मिटा दें, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा भाज्य हो गया। अब भाज्य कितना हो जाएगा, अगर हम अब भाज्य को देखें तो अब हमारे पास भाज्य कितना है, तो अब हमारे पास भाज्य भाज्य जो है वो 342 x प्लस 47 है। ठीक है, अब कह रहा है कि इस भाज्य में अगर हम 19 से भाग दे दें तब हमारा शेषफल क्या होगा। तो जब इस भाज्य में 19 से भाग करेंगे, तो 342 में 19 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 342 में जब 19 से भाग करेंगे तो x की जगह पर कितना आ जाएगा, 18 से ये भाग चला जाएगा पूरी। ठीक है, और जब हम 47 में 19 से भाग करेंगे तब कितना आ जाएगा, तो 19 में 2 से गुना करेंगे तो 19 दूना 38 होता है। अब प्लस बचा क्या हमारे पास, 9। तो हमारे पास अब शेषफल क्या बचा, अब शेषफल 9 बचा है। ये भी हमारा 19 से कट जाएगा पूरी तरह, ये भी हमारा कट जाएगा। तब शेषफल हमारे पास क्या बचा जो नहीं कटा, 9। तो यही पूछा है कि अब 19 से जब भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल क्या बच जाएगा, हमारे पास शेषफल 9 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 142 नंबर। 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66.1/3% खर्च करता है और 1200 रुपये प्रति महीना बचा लेता है। कितना बचा लेता है, 1200 रुपये प्रति महीना। उसका मासिक खर्च रुपए में क्या होगा, मासिक खर्च, महीने का खर्च, और उसकी आय क्या है। मान लेते हैं कि उसकी आय जो है, आय वो कितनी है, वो 100% है। ठीक, और हमको पता है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ पे इसकी आय मान लेते हैं कि वो 100% कमा रहा है, जितना भी कमा रहा है वो अपने 100% है। इस आय में वो दो भाग कर रहा है, एक तो उसका खर्च हो गया और एक उसकी बचत हो गई। ठीक, आराम आराम से समझते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। वो कह रहा है कि 66 से ही 1/3% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो जब हम 100 में से
66 से ही 1/3% हम खर्च कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, बचेगा हमारे पास, जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 33 से ही 2/33 से ही, यहाँ पे 1/3 नहीं है, 66 से ही 2/3 है। ठीक है, इसको थोड़ा सुधार कीजिएगा, 66 से ही 2/3, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 66 से ही 2/3। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा माइनस होने के बाद ये कितना आ जाएगा, ये 33 से ही 1/3 आ जाएगा परसेंट। हमारा बचत कितना हो जाएगा, 33 से ही 1/3%। ये हमारा क्या है, ये हमारा बचत है। ये हमारा क्या है, ये हमारा बचत है। और यही बोल रहा है कि जो हमारा बचत है यहाँ पे हम परसेंटेज में लाए हैं, तो यही बोल रहा है कि ये परसेंटेज में बचत ना लाकर इसको पैसे में दे दिया है कितना, 1200 रुपये। और अब पूछा है हमसे आय कितना है, आय 100% है। तो जब 33 से 1/3% 1200 रुपये है, तो यहाँ से अगर हम 1% एकक विधि से निकाल दें तो ये हमारा 1200 बटा में 33 से ही 1/3% आ जाएगा। जब हम इसको 100% निकालेंगे, जो कि हमारा आय है, यहाँ पे आय अगर हम लिख दें आय, और जो कि 100% है, अगर 100% हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 बटा में 33 से ही 1/3 और इंटू में 100। जब 33 से 1/3 से हम काटेंगे तो ये हमारा कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। लगभग में हम ले जाएंगे, क्योंकि ये जब फ्रैक्शन में है तो 1/3 100 में 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, वो डैश 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 3 चला जाएगा, तो बार हमारा चला जाएगा, तो इस पे तो होगा नहीं, तो हम लगभग 3 हम इसको कंसीडर करके चलते हैं। और जब 3 करेंगे तो जब 1200 में 3 से गुना करेंगे तो 12 3 3600 हमारा क्या हो जाएगा, उसका कुल आय हो जाएगा। और यही क्वेश्चन पूछा था, मासिक कितना रुपए वो कमाता है, तो वो 3600 रुपये है। यहाँ पे 3600 रुपये देखे ये कमाया, 3600 रुपये क्या है, ये इसका आंसर है 3600 रुपये। और यही हमसे क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 143 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह उसे दुगने दाम पर बेचता हो तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। कोई व्यक्ति है, किसी वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेच रहा है, तो जब यहाँ पे क्या बोला है, परसेंटेज लाभ, परसेंटेज जो लाभ प्रतिशत होता है, प्रतिशत अगर हम लाभ देखें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल लाभ, जितना हमको लाभ हुआ पैसे में, और उसका सीपी क्या था, और गुने में 100। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया। यानी कि हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे लाभ चाहिए, सीपी चाहिए। मान लेते हैं कि सीपी जो है, सीपी किसी वस्तु का 100 है, क्योंकि हमको तो दिया नहीं है। इस पे ये क्या कर रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है, तो 100 का 20% 20 रुपया होता है। 20% का जब लाभ कमाएगा उस पर 20 रुपया मिलेगा, तो वो वस्तु को बेच कितने में रहा है, 120 में। ये इसका एसपी हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि यदि उसे दुगुने दाम पर बेचता हो, अभी कितने में बेच रहा है, 120 में, अगर इसके दुगुने दाम पे, मतलब जब गुना करेंगे तो 240 रुपये में बेचेगा, तब उसे प्रतिशत कितना लाभ होगा। अब वो वस्तु खरीदा कितने में था, 100 में, अब कितने में बेच रहा है, तो 240 में। जब 240 में बेच रहा है तो उसको लाभ कितना हुआ, 140 रुपये का। ये क्या हुआ, लाभ हुआ 140 रुपये का। और अब यहाँ से लाभ हमसे पूछा रहता तो ये तो 140 रुपये आंसर आ जाता, लेकिन पूछा है प्रतिशत लाभ। क्या पूछा है, प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ का ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे सेट करेंगे। बोल रहा है कि लाभ कितना का है, 140 का। सीपी क्या है, सीपी यहाँ पे देखें 100 है, सीपी के जगह पर सीपी रख देंगे, और इंटू 100 के जगह पर 100 रख देंगे, परसेंटेज का परसेंटेज, 100 से 100 कट जाएगा, बचा परसेंटेज है, इधर कहाँ क्या बचा, 140। तो हमारे पास क्या हो गया, 140%। और ये क्या हो गया, यही हमारा पूछा था परसेंटेज लाभ, यही हमारा निकल गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 140%। 140% यहाँ पे परसेंट। ठीक है, तो इसका आंसर ए नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं, 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 महिला किसी काम को 7 दिन में पूरा करती हैं, और उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं। 5 महिला और 10 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है,
पहले कह रहा है कि 10 महिला, अगर 10 महिला वोमेन लिखे 7 दिन काम कर रही हैं, तो काम पूरा कितना में की, पूरा काम ये कितने में की, तो ये काम 70 वोमेन डे की। पूरा काम कितना है, 70 वोमेन डे। और इसी काम को 70 वोमेन डे को 10 वोमेन और 7 दिन जितना काम कर रहे हैं, इसी काम को कौन कर रहा है, इसी काम को इसी काम को इसी काम को क्या कह रहा है कि 10 बच्चे इसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं। तो 10 बच्चे 14 दिन जब लगाते हैं, तो इनका जो काम है वो कितना है, इनका जो काम है वो 140 बच्चा डे, 140 चाइल्ड डे। जब ये दोनों बराबर हैं तो कट जाएंगे, ये डी से डी कटेगा, ये 70 से ये काटेंगे तो 2 बार में आएगा, यानी कि इधर आ जाएगा 1 वोमेन और इधर आ जाएगा 2 बच्चा। मतलब 1 महिला 2 बच्चे के बराबर काम करती हैं, हम कह सकते हैं। या फिर हम ये कहें कि इसका रिवर्स, 2 बच्चा मिलकर एक काम को जितना देर में करता है, 1 महिला उसी काम को वो उतना ही देर में कर देती है। ठीक है, यानी कि 1 महिला 2 बच्चे के बराबर है। अब कह रहा है कि 5 महिला, तो 5 महिला कितने बच्चों के बराबर होगी, 1 महिला 2 बच्चे के बराबर है, तो 5 महिला 10 बच्चों के बराबर होगी। तो कह रहा है कि 10 बच्चे यहाँ से और 10 बच्चे वो क्वेश्चन से दोनों मिल के जब काम करें तो 20 बच्चे हो जाएंगे। और बच्चों का काम कितना है, तो बच्चों का काम है 140 चिल्ड्रन डे, यही इनका काम है, बच्चों का पूरा काम है। और यहाँ पे अब कितने बच्चों को काम कराना है, इसी काम को 20 बच्चों से करा देना है। तो बच्चे से बच्चे कट जाएंगे, 20 से इसको जब कटाएंगे तो बचेगा 7, और यही 7 दिन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमसे क्वेश्चन पूछा था और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, 145 नंबर क्वेश्चन। 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 11 और 90 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो जाएंगी। कितना, 11 और 90। इधर इसको लिखने का तरीका 11 और 90, यहाँ 11 से बड़ी संख्याएं होंगी और 90 से छोटी संख्या होगी। कौन, जो 7 से भाग हो जाए। 7 से भाग होने वाले का मतलब 7 इंटू 1, 7 का अगर हम 7 का मल्टीप्लाई निकाल दे, 7 इंटू 1 7, तो 7 तो हमारा होगा नहीं क्योंकि हम 11 से बड़ा चाहिए। तो 7 इंटू 2 अगर हम करें तो ये हमारा हो जाएगा 14। ये हमारा वैलिड है क्योंकि 14 11 से बड़ा है। और ऐसे ही करें तो 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21, उसके बाद 28, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नवा 63, 7 दहिया 70, 77, उसके बाद 84, उसके बाद 84 के बाद 91। लेकिन 91 नहीं होगा यहाँ पे, 91 90 से तो बड़ा हो जाएगा, 90 से हमको छोटा चाहिए। कह रहा है कि इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से भाग, ये भी सब 7 से भाग हो जाएंगे। तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी संख्याएं होंगी, 11। तो इसमें 11 आंसर है, यहाँ पे 11 आंसर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो जाएंगी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है जैसे 7 से भाग हो जाएंगे तो 7 का मल्टीप्लाई निकाल दिए, 9 से भाग हो जाएंगे तो 9 से मल्टीप्लाई निकाल दिए, 11 से भाग हो जाएंगे 11 का मल्टीप्लाई निकाल दिए, 3 से भाग हो जाएंगे 3 से मल्टीप्लाई निकाल दिए। जिससे भाग करना है उसका मल्टीप्लाई निकालते जाएंगे। जहां तक करना है या उसके बीच में करना है या वहां तक करना है तो उसके बीच में करना है तो उसके एक अंक पहले हम उसको छोड़ देंगे। वहां तक करना है तो वो आ रहा है तो उसको भी लेंगे, नहीं आ रहा है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं 146 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन टीएचडी से है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7 से ही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा से नौकायान कर रहा है। मतलब व्यक्ति की नौकायान की चाल कितनी है, ये चाल है कितना, व्यक्ति की नौकायान की चाल। अगर हम मैन की चाल हम निकालें जो 7 से ही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मैन की चाल है। ठीक है, कह रहा है कि यदि
1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती हुई नदी में किसी स्थान पर पहुंचने और वापस आने के लिए, यहाँ पे नदी की चाल, हम रिवर की चाल निकालें, देखें तो ये कितना कह रहा है, ये 1.5 किलोमीटर कह रहा है। 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा कह रहा है कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहती हुई नदी में किसी स्थान पर पहुंचने और वापस आने के लिए उसे कितना समय लग रहा है, 50 मिनट लगता है। तो उस स्थान की दूरी क्या है? अगर हम मान लें, यहाँ पे दूरी तो दिया नहीं है, अगर मान लेते हैं कि दूरी जो है जाने और आने की डिस्टेंस d है, मतलब जाने की डिस्टेंस d और आने की डिस्टेंस d, क्योंकि दोनों तो बराबर हैं। अगर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी नदी और नाव वाला जब भी क्वेश्चन आए, रिवर और बोट वाला जब भी क्वेश्चन आए, बोट स्टीम का जब भी, तो वहां पे दो चीजें देखी जाती हैं, एक तो उस व्यक्ति की चाल क्या है और दूसरी नदी की चाल क्या है। ठीक है, जो व्यक्ति की चाल, अगर मानव व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है और नदी भी इसी दिशा में जा रही है, तो नदी की चाल और व्यक्ति की चाल को दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब कह रहे हैं कि अगर नदी इस दिशा में जा रही है और व्यक्ति इसके विपरीत दिशा से आ रहा है, तब क्या करेंगे, इन दोनों के चाल को क्या करेंगे, घटा देंगे। ये अब क्वेश्चन, यहाँ से ये फॉर्मूला जनरेट होता है। ठीक, क्योंकि ये होता है कि जब ये नदी की दिशा में जाएगा तो नदी भी इस पे जोर लगाएगी और अपने चाल से भी उसको धक्का देगी, दोनों का चाल ऐड हो जाएगा। जब इसके विपरीत दिशा से जाएगा तो नदी क्या करेगी, इसका अपोज करेगी, इसको रोकेगी, नहीं तुम मत जाओ, नहीं तुम मत जाओ। इसको जब रोकेगी तो ये कितने चाल से रोकेगी, तो जिस चाल से वो आगे बढ़ रही है उसी चाल से वो रोकेगी पीछे की तरफ। तो यहाँ पे घटा देते हैं, यही यहाँ पे क्वेश्चन है और इसी को हम अप्लाई करेंगे। जब हम इसको अप्लाई यहाँ पे करेंगे कि नदी की चाल जाने में, वो जब वो जा रहा है तो नदी एक दिशा से उसकी ओर क्या करेगी, एक दिशा से उसकी हेल्प करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, मानो कि ये जा रहा है, मानो कि यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 7.1/2 में वो नदी की चाल 1.1/2 को हम ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो 7 1 कितना होता है, 8 होता है, और 2 में 2, जब 1/2 कितना होता है, 1 होता है। जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब आ रहा है उधर से, मानो एक तरफ से तो चला गया, अब एक तरफ से क्या होगा, एक तरफ से वो आएगा। तो जब एक तरफ से वो आएगा तब उसकी चाल कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे जब आने के लिए देखें तो 7.1/2 है, और इसमें हम क्या करेंगे, नदी की चाल कितनी है, नदी की चाल है 1.1/2, 1.1/2। इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। जब घटाएंगे तो आधा से तो आधा कट जाएगा, 7 में से 1 चला गया, 6। ये कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आने का चाल है, ये जाने का चाल है। जब जाएगा तो वो डी डिस्टेंस तय करेगा, और कितने चाल से जब जाएगा तो जाने का उसका समय क्या होगा। अब जाने का उसका समय देखें, समय जो होगा, समय टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड। टोटल डिस्टेंस वो जाने का कितना है, डी है, और स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब उधर से आने का हम टाइम देखें, ये जाने का समय है और ये आने का समय है। आने का समय हम देखें तो ये भी क्या होता है, डी अपॉन एस। ठीक, डी कितना है, तो डी को तो हम डी ही रखे हैं क्योंकि पता नहीं है, और एस यहाँ पे उसकी चाल कितनी हो जाएगी, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि ये इनका समय है। ठीक, तो जब जाने और आने का समय को अगर कह रहा है कि जाने और आने के समय उसने दे रखा है 50 मिनट लगते हैं, यानी कि दोनों जोड़ा है, दोनों को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे d/9 प्लस d/6 हम भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और जब ऐड करेंगे तो ये ऐड करने के बाद इतना समय आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, 50 मिनट का समय। अब ये सब घंटा में, इसको भी हम क्या करेंगे, घंटा में हम बदल देंगे। ठीक, इसको भी हम क्या करेंगे, घंटा में बदल देंगे। तो हम क्या करेंगे, घंटा में बदलेंगे तो यहाँ पे 60 से गुना कर देंगे। घंटा में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, 60 से गुना कर देंगे, ये भी घंटा में हो जाएगा पूरा, ये भी हमारा घंटा में। जब हम इसको ऐड करेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे 18, 9 में 2 से डिवाइड करेंगे, बचा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2d प्लस
6 में 18 से डिवाइड करेंगे तो आया 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3D इज इक्वल टू 50/60। ठीक, ये हमारा ऊपर हो जाएगा 5D अपॉन में 18 इज इक्वल टू 50/60। जब हम डिवाइड करेंगे तो 50 से डिवाइड हो जाएगा 10 बार में, और यहाँ पे हम देखें 1 0 से 1 0 यहाँ पे काट देंगे, 6 से ये डिवाइड हो जाएगा 3 बार में। हमारा बचा क्या ऊपर D, जो कि हमको निकालना था, और D हमारा ये 3 कहाँ जाएगा इधर, और जब डिस्टेंस है तो वो किस में होगा, वो किलोमीटर में होगा। यही हमसे क्वेश्चन पूछा था कि टोटल डिस्टेंस कितना है, और टोटल डिस्टेंस क्या है, 3 किलोमीटर। यही हमसे क्वेश्चन पूछा था, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। आगे हम बढ़ते हैं 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन CI से है, SICI में CI से क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 4,624 रुपये तथा 3 वर्षों में 4,913 रुपये हो जाती है, तो राशि क्या है। हमको क्या निकालना है, हमको P यानी कि मूलधन निकालना है। हमको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है कि राशि क्या थी, मूलधन क्या था। ठीक, पूरा अमाउंट दे रखा है। ठीक है, पूरा अगर हम अमाउंट देखें तो पूरा अमाउंट हमारा दे रखा है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमको पूरा चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 + R/100 का पावर n। यहाँ पे n क्या है, वर्ष है, n क्या है, ईयर, वर्ष। यहाँ पे अगर हम देखें पहले 2 वर्ष का हमारे पास 2 वर्ष का अमाउंट दिया है, 2 वर्ष का ए अगर हम देखें तो इसका अमाउंट क्या है, P इंटू 1 + R/100, और यहाँ पे ईयर कितना है, 2, तो इसको हम क्या करेंगे, 2। अगर हम इसको समीकरण 1 मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे तीसरा वर्ष दिया है, तीसरे वर्ष का ए दिया है अमाउंट, ये भी क्या होगा, P इंटू 1 + R/100 का पावर 3, और इसको हम कितना मान लें, इसको हम 2 मान लें, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम करते हैं कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड कर दिए, तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर हमारा आ जाएगा P इंटू 1 + R अपॉन में 100 का पावर 3, और बटा में यहाँ पे 1 का समीकरण रखेंगे तो P इंटू 1 + R/100 बटा इसका स्क्वायर। ठीक है, और 3 वर्षों का, यहाँ पे 3 वर्षों का ए अमाउंट कितना दिया है, यहाँ पे देखें 3 वर्षों का अमाउंट इतना दिया है 4,913 रुपये। 2 वर्षों का अमाउंट कितना दिया है, 2 वर्षों का अमाउंट दिया है 4,624 रुपये। ठीक, तो ऐसे हम कर लेंगे, पूरा हमारा इक्वेशन बन गया। P से P हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, P से P हमारा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन P से P यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें P ही निकालना, तो P से P तो कैंसिल नहीं हुआ। ये देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा P + 1/R इंटू का पावर 3, और यहाँ पे का पावर 2 है। जब इसको हम काटेंगे तो एक हमारे पास P + एक हमारे पास अच्छा ये इसके लिए है, तो यहाँ पे एक हमारे पास P से P कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे P से P हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हम P कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, P से P हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, बचा एक 1 + R/100। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे 2 था ऊपर 3 था, इससे एक कटेगा तो हमारे पास एक 1 + R/100 बचेगा। और यहाँ पे हम इसको अभी डिवाइड नहीं करते हैं, यहाँ पे हम छोड़ देते हैं इतना बटा 4624। ठीक, जब R/100 यहाँ से निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4913 बटा में 4624 -1। जब हम इसको घटाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, इसमें से इसमें घटाएंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, जब इसको हम घटाएंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 289। ठीक, बटा में 4624 कितना आ जाएगा, 4624। ठीक है, जब यहाँ से R हम निकालेंगे, देखिए यहाँ पे R/100 है, जब हम यहाँ से R निकालेंगे तो R हमारा क्या हो जाएगा, R इधर चला जाएगा 22890 और बटा में 4624। आपको दिखाई दे रहा है,
अगर दिखाई नहीं दे रहा तो फिर से हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, जब आर इधर जाएगा तो यहाँ पे 2 जीरो बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आर 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 की वैल्यू हो गई। जब हम इसको डिवाइड करेंगे आर इज इक्वल टू, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास 25/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या निकल गया, हमारे पास आर निकल गया। हमारे पास 2 वर्षों का अमाउंट दिया है, 2 वर्षों का अमाउंट कितना दिया है, तो 2 वर्षों का अमाउंट है 4,624 रुपये। पी हमको निकालना है, 1 प्लस आर की वैल्यू, 1 प्लस आर की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे 25/4 और गुने में आर बाई 100, तो 100 का 100 और इसका स्क्वायर। यहाँ पे कितना है 25, यहाँ पे कितना है 25, 25 से 100 जब कटाएंगे तो आ जाएगा 4। तो हमारे पास कितना हो गया, 4 चौका 16, यहाँ पे 16 में जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 16 यहाँ पे 1 है, 16 1 17, तो हो जाएगा P इंटू 17/16 और स्क्वायर है तो फिर से एक बार 17 बटा में 16 और यहाँ पे 4 6 2 4 हमारे पास रहेगा। P हमको निकालना है तो P को अगर जब हम इधर रखेंगे तो 4 6 2 4, इधर हमारे पास आ जाएगा 16 गुने 16 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 17 गुने 17, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 17 गुने 17। जब 17 गुने 17 से इसको कटाएंगे तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 16, 16 से कट जाएगा और यहाँ पे हमारे पास P हमारे पास कितना बच जाएगा, तो P हमारे पास बच जाएगा 16 का क्यूब करेंगे तो 4096 और यही हमारा आंसर होता है। 4096 16 का क्यूब होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यही हमारा आंसर होगा। कितना नंबर, सी नंबर। यही क्वेश्चन पूछा था कि हमारे पास राशि मूलधन कितनी होगी, तो मूलधन ही हमारे पास 4096 इसका आंसर होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार और थोड़ा सा वीडियो चला लीजिएगा, एक बार और देख लीजिएगा, ये आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस इस पर हमको अमाउंट के फॉर्मूले पर इसको रख देना है, यहाँ से आर निकालना है और आर को फिर किसी भी इक्वेशन में आप रख लो, 3 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, आंसर यही आना है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 148 नंबर। कह रहा है कि एक व्यक्ति 20 रुपये मूल्य के शेयर 9% लाभांश अदा करके खरीदता है। वो 20 रुपये का शेयर है और उस पर 9% वो दे रहा है, यानी कि टोटल वो शेयर पे दे कितना रहा है 180 दे रहा है। कह रहा है कि वो अपने धन पर 12% ब्याज चाहता है प्रति शेयर का बाजार मूल्य, लेकिन धन तो उसको पता नहीं है। मान लेते हैं कि उसको धन पता नहीं है, अब कितना धन है उसको पता नहीं है, उस पर 12% का उसको ब्याज चाहिए जो कि 180 रुपया है। तो जब यहाँ पे हम उसके धन को निकालेंगे, उसका बाजार धन को निकालेंगे, वो 12% पर जब ज्ञात करेगा तो 180 रुपये आएगा। धन को निकालेंगे तो 180 में 12 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 15 रुपये आ जाएगा और यही 15 रुपये पर वो 12% लाभ लेगा, तब जाकर उसे 180 रुपये में बेचेगा। तो इस समय उसका बाजार मूल्य कितना होगा, इस समय उसका बाजार मूल्य 15 रुपये होगा, ठीक। तो वही वो पूछा है कि प्रति शेयर बाजार मूल्य कितना रुपया होगा, प्रति शेयर बाजार मूल्य 15 रुपया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये पाई चार्ट डीआई का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि निम्न पाई चार्ट किसी राष्ट्र द्वारा किसी विशेष वर्ष में विभिन्न खेलों पर किए गए व्यय को दर्शाता है। ये खेल पर व्यय, जैसे क्रिकेट पर देखें 81%, 81 डिग्री, हॉकी पर देखें 63 डिग्री, फुटबॉल पर देखें 54 डिग्री, गोल्फ पर 36 डिग्री, अन्य पर 31 डिग्री, टेनिस पर 45 डिग्री, बास्केटबॉल पर 50 डिग्री, ठीक। ये खर्च है, क्या है, व्यय है, ये अगर व्यय है, ठीक। चार्ट को ध्यान से अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। कह रहा है कि फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना प्रतिशत कम व्यय किया गया है। फुटबॉल कहाँ है मेरा, फुटबॉल यहाँ, फुटबॉल और किसका, और क्रिकेट, इन दोनों का कंपेयर करना है, ठीक है। फुटबॉल और क्रिकेट, फुटबॉल कितना है, अगर हम फुटबॉल को देखें तो फुटबॉल 54 डिग्री है और क्रिकेट को हम देखें तो क्रिकेट कितना है 81 डिग्री, ठीक। फुटबॉल पे क्रिकेट से कम व्यय किया गया है, हाँ कम तो किया गया है। कितना कम किया गया, तो 81 में से अगर हम 54 को निकाल दें तो कितना कम हुआ है ये हमारा आ जाएगा। कितना कम हुआ है, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2, 27 डिग्री कम, 27 डिग्री कम व्यय किया गया है। अब कह रहा है कि लेकिन हमको व्यय नहीं चाहिए, हमको कितना व्यय
कितना कम व्यय किया गया ये नहीं चाहिए, कितना प्रतिशत चाहिए। तो अगर हम कितना प्रतिशत कम व्यय है तो हम इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रतिशत व्यय का फॉर्मूला, किसी भी चीज का फॉर्मूला परसेंटेज में निकालना हो, अगर प्रतिशत व्यय दिया है तो व्यय को हम ऊपर रखेंगे। और किससे कंपेयर कर रहा है, ये वहां पे से लगा दिया, देखिए यहाँ पे क्रिकेट से, जब किसी से लगा दिया किसी में तो वो नीचे आ जाएगा, या ये से बताता है कि हम इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर जो होता है वो टोटल होता है, और टोटल को हमेशा कहाँ रखते हैं, नीचे। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे कि किस से, मतलब से को अगर हम समझने के लिए से को रख दिए, या फिर क्रिकेट का व्यय रख दिए जो कि 81 है, इसको हम रख दिए तो कोई दिक्कत नहीं। और इंटू में 100 हम हमेशा करेंगे, यहाँ पे 100%, क्योंकि परसेंट में हम निकाल रहे हैं तो 100 हमेशा करेंगे। जैसे उस उधर प्रॉफिट लॉस में एक क्वेश्चन आया था परसेंटेज प्रॉफिट का, ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट निकाले थे बाई सीपी। ये सीपी क्या था, ये कंपेयर कर रहा था। सीपी जब भी हम परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं तो सीपी हमेशा कंपेयर करेगा, हम जिस मूल्य पर वस्तु खरीदे हैं उसी से ना कंपेयर करेंगे कि उससे हमारा कितना फायदा है, कितना नुकसान हुआ। तो यही इसीलिए सीपी को नीचे रखते हैं और 100 हम परसेंट यहाँ पे लगा देते हैं। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो परसेंटेज लाभ निकलेगा, परसेंटेज ये व्यय हो गया, परसेंटेज खर्च निकालना हो तो खर्च बटा में सीपी गुने 100%। तो ये ऐसे ही हम परसेंटेज व्यय निकालते हैं। प्रॉफिट लॉस का जब क्लास चलेगा तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कह रहा है, व्यय, व्यय कितना है 27 डिग्री, बटा में क्या है 81 डिग्री, और गुने में 100। जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 9 से कट चल जाएगा, 9 में 3 से, ये 9 से चला जाएगा, 9 81, फिर 3 से जब कटाएंगे तो 3 3 का 9, जब 100 में 3 से भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 33 से ही 1/3%। और यही हमसे पूछा था कि कितना कम परसेंट व्यय किया गया। देखिए ये परसेंट था तो यहाँ पे परसेंट बचा, तो कितना कम परसेंट व्यय किया गया, तो 33 से ही 1/3%, और ई नंबर इसका आंसर दिया है, 33 से ही 1/3%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, ई नंबर। आगे हम बढ़ते हैं 150 और लास्ट क्वेश्चन हमें ये हम देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यापार में ए 76,000 रुपये का निवेश करता है, कुछ माह पश्चात उससे बी 57,000 रुपये के साथ जुड़ता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ को 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है। बी कितने माह बाद आया, कितने माह उपरांत जुड़ा, यही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ए, ये साझेदारी का क्वेश्चन है, ए और बी। ए कितना 76,000, बी कितना 57,000। तो इस साझेदारी के क्वेश्चन का एक नियम होता है कि हम जितना अमाउंट जितने समय के लिए खर्च करेंगे, लगाएंगे किसी बिजनेस में या खर्च करेंगे, उसी अनुपात में हमको लाभ भी मिलेगा। अगर हम 100 रुपये खर्च कर रहा है ए, बी 200 रुपये खर्च कर रहा है, तो जब इसका अनुपात निकालेंगे 1:2, तो जो प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट जो होगा वो भी 2:1 के अनुपात में ही बांटा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब इन दोनों को हम निकालेंगे, तो इन दोनों का जब अनुपात निकालेंगे तो 19×57, 19 से 19 चौका 76, 4:3 के अनुपात में जब इनका क्या निकलेगा, इनका निवेश किया हुआ पैसा निकलेगा 4:3। तो जो भी इनका प्रॉफिट होगा ना वो भी 4:3 के अनुपात में ही बांटा जाएगा। लेकिन कह रहा है कि नहीं, यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 2:1 के रेशियो में बांट रहे हैं, 2:1 के रेशियो में बांट रहे हैं ये। तो ये जब 2:1 के रेशियो में बांट रहे हैं, बांटना है किसको, प्रॉफिट को, तो ये 4, इसका अमाउंट कितना है 4, और ये 12 महीने तक काम किया, तो इसको प्रॉफिट हुआ कितना, 48 का प्रॉफिट मिलना चाहिए था, 48 का प्रॉफिट मिलना चाहिए था। ये जो है इसका नहीं पता है कि ये कितने महीने तक काम किया, कितना महीना तक काम किया, तो इसको प्रॉफिट 3:वाट हमारा आ जाएगा। इसका पता है कि ये 48, इसका प्रॉफिट कितना बना 48, लेकिन इसके प्रॉफिट को 48 ना करके इसके जब प्रॉफिट का अनुपात निकालें तो वो प्रॉफिट का अनुपात कितना है, 2 अनुपात है। कितना इससे कितना गुना है, 2 इसका कितना गुना है, तो इसका 24 गुना है। यानी कि इसको जो प्रॉफिट है इसको 24 गुना ज़्यादा आया है। हम उसको 24 गुना मतलब अनुपात में जब निकालेंगे तो ये 24 गुना कम अनुपात का है,
ठीक। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी हम 24 से गुना कर देंगे। जब एक में 24 से गुना करेंगे तो हमारा इसका भी अनुपात कितना आ जाएगा, इसका अनुपात 24 आ जाएगा। इसका 48 आया, इसका 24 आया, लेकिन एक ये कह रहा है कि तीन उसका निवेश है, 24 टोटल उसको मिला है। तो इसमें क्या कितना वर्ष तक वो रहा होगा, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो वो 8 वर्ष तक रहा होगा। तभी ना 8 वर्ष तक 3 निवेश किया होगा, तभी तो उसको 24 उसका प्रॉफिट बना होगा। तो यही है कि 8 वर्ष तक वो रहा है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है कि वो कितने वर्ष तक रहा, वो पूछा है कितने वर्ष के उपरांत वो आया। तो पूरा महीना का यहाँ पे प्रॉफिट है, तो 12 महीना का प्रॉफिट है, 8 वर्ष तो वो रहा, तो 4 वर्ष बाद आया होगा ए से 4 वर्ष बाद आया होगा, यही इसका आंसर होगा। और यही क्वेश्चन में पूछा भी था, कितने उपरांत वो जुड़ा, यहाँ पे कितने उपरांत वो जुड़ा, कितने माह के उपरांत, तो 4 माह के उपरांत वो जुड़ा। अगर हम यहाँ पे देखें 4 माह के उपरांत वो जुड़ा, यही हमारा आंसर होगा बी नंबर। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, अगला सेशन जरूर जल्दी ही आएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं।